जम्मू कश्मीर में लैंड लॉज आ चुके हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गैजेट नोटिफिकेशन इशू किया। जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 जिसे 31 अक्टूबर 2020 तक मुकम्मल करना था, 26 अक्टूबर को एक नोटिफिकेशन इशू किया गया जिसमें जम्मू कश्मीर के लैंड लॉज जो हैं यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर के लिए एक्सप्लेन कर दिए गए। ये पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर के लैंड लॉज हैं, लेकिन क्या ये ज़मीन के कानून जम्मू कश्मीर के लोगों से जो वादा किया गया था उस वादे के ऐन मुताबिक हैं? इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सीनियर एडवोकेट सुनील सेठी। सेठी साहब, सबसे पहले लैंड लॉज को लेकर ये कहा गया था कि जो ज़मीन का कानून होगा या नौकरियों के लिए जो कानून बनाए जाएंगे उससे यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं जो पहले स्टेट सब्जेक्ट हुआ करते थे उनकी तमाम हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। मगर लैंड लॉज जो आए हैं उसमें एग्रीकल्चरल लैंड को लेकर भी एग्रीकल्चरिस्ट लिखा गया है, लेकिन उसकी भी वेग सी डेफिनेशन है, कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं है। दूसरा, लैंड लॉज में डोमिसाइल इज ऑलमोस्ट रिडंडेंट, किसी काम का नहीं रहा आपका डोमिसाइल, आपके पास अगर है भी तो वह आपके किसी काम का नहीं है अगर आपकी उम्र नौकरी लेने की नहीं है, तो फिर कैसा तहफ़्फ़ुज़ है ये? देखिए, जब 370 को ख़त्म किया था और स्टेट सब्जेक्ट का कंसेप्ट जम्मू कश्मीर से ख़त्म हुआ तो तभी से ये क्लियर था कि जम्मू कश्मीर में लैंड की ओनरशिप को आपको पूरे कंट्री के लिए खोलना है, वरना 370 को और 35 को ख़त्म करने का कोई पर्पज़ ही नहीं था। अब 35 के चलते हुए और स्टेट सब्जेक्ट लॉज जो हैं, जब जम्मू कश्मीर स्टेट थी, जब थे ला, तो उससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट ये होता था कि आपकी जगह जो है वो बाहर के कोई लोग खरीद नहीं सकते थे, लिहाजा बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट जो है वो जम्मू कश्मीर में आती नहीं थी। ये तो आम प्रिसेप्शन की बात है कि 70 साल से हमारे साथ पंजाब था। पंजाब में अगर आप देखेंगे कि कितने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हुए, पंजाब के छोटे टाउन्स में भी इतने इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हुए, स्कूल्स बने, बड़े हॉस्पिटल्स बने, प्राइवेट फैक्ट्रीज बनी, इंडस्ट्रियल सेक्टर में और बड़ी हुई, बड़ी फार्मिंग हुई। ऐसी क्या चीज़ थी जो जम्मू कश्मीर को रोकती थी? क्योंकि जिसने बाहर से पैसा लगाना है अपना जम्मू कश्मीर में आके, वो सस्पिशियस रहते थे कि अगर हमारी ओनरशिप ही नहीं है जगह के ऊपर तो पैसा जो हम लगा रहे हैं क्या वो हमारा सिक्योर पैसा है या नहीं है। तो हमने तो ये जब 5 अगस्त 2019 को फैसला हुआ तभी क्लियर कर दिया था कि आने वाले टाइम में ये कानून जो है, इसमें चेंज जो आई है उससे हमने रास्ते खोले हैं कि बाहर का कोई भी आदमी आके जम्मू कश्मीर में बस सकता है, जगह ले सकता है, कमर्शियल इंडस्ट्रियल सेक्टर को मजबूत कर सकता है। उसी से जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी भी स्ट्रांग होगी और उसी से यहाँ पे बेहतर नौकरियों के विकल्प भी आएंगे, एम्प्लॉयमेंट भी यहाँ पे जनरेट होगी। लेकिन क्योंकि यहाँ पे मेजर कंसर्न था कि जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको जो है वो लोकल्स तक ही रखना चाहिए, तो वो कंसर्न जो लोगों का था उसको मुझे लगता है कि बहुत खूबी के साथ जो है वो इस नोटिफिकेशन में उसको सहेज के रखा है, संभाल के रखा है कि एग्रीकल्चर लैंड जो है वो सिर्फ एग्रीकल्चरिस्ट को बेची जाएगी। एग्रीकल्चरिस्ट की डेफिनेशन वो है जो जम्मू कश्मीर का लोकल एग्रीकल्चर कर रहा है एक उस डेट को जो कि गवर्नमेंट डिफाइन करेगी, गवर्नमेंट डेट जिसमें देगी। तो वो डेट चाहे 2 दिन पहले की होगी या 1 साल पहले की होगी या 5 साल पहले की होगी, यू हैव टू टेक इट इन कंसिडरेशन कि वो लोकल ही होगा जो जम्मू कश्मीर का रहने वाला है, जो एग्रीकल्चर फील्ड में है, क्योंकि स्टेट सब्जेक्ट तो अब है नहीं। तो और कोई तरीका है नहीं कि उसको प्रोटेक्ट करना कि लोकल तक कैसे महदूद रखना है। तो एक ये बेहतर जो है वो सोच है कि एग्रीकल्चर लैंड आपने प्रोटेक्ट कर ली अपने लोकल एग्रीकल्चरिस्ट के लिए, और आपने नॉन एग्रीकल्चर लैंड जो है यू हैव ओपनड इट फॉर एवरीबॉडी, इंक्लूडिंग इंडस्ट्रियल सेक्टर में। इंडस्ट्रियल सेक्टर में सिर्फ ये है कि इंडस्ट्रियल कारपोरेशन बनेगी, जो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन पहले जगह को ओन करेगी, फिर उसके बाद उसका वितरण होगा। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर की इकोनॉमिकल कंडीशन जो है वो बेटर होगी। इससे जम्मू कश्मीर में पीस की स्थापना, शांति की स्थापना की ओर एक बड़ा कदम है। लोग आपस में आएंगे, मिक्सअप होंगे, कोई बाहर के लोग जम्मू में ठहरेंगे, कुछ बाहर के लोग कश्मीर में जाएंगे। जो हम एक अलग थलग पड़ी हुई एक खित्ता पड़ गया था, वो जब तक वो अलग थलग पड़ा रहेगा, यहाँ पे शांति नहीं होगी। यहाँ पे पाकिस्तान
की फोर्सेस जो हैं वो एक्ट करती रहेंगी, यहाँ पे सेपरेटिस्ट फोर्सेस भी एक्ट करती रहेंगी, यहाँ पे मिलिटेंट भी आते रहेंगे। उससे निपटने का तरीका सिर्फ एक ही है कि जो अलग थलग पड़ा हुआ समाज है हमारा, उस अलग थलग पड़े समाज को नेशनल मेन स्ट्रीम में जोड़ना है। और उस नेशनल मेन स्ट्रीम में अगर आप समाज को जोड़ना चाहते हो तो फिर आपको बाहर के लोगों को अंदर आने देना है, अंदर के लोगों को बाहर जाने देना है। ये कानूनी तौर के ऊपर हमने खोला है। अगर आप ग्राउंड रियलिटी को समझने की कोशिश करें तो आप इस पे जानते हैं कि इलीगल तरीके से कितने लोग हैं जो जम्मू कश्मीर में आके बसे। ये तो लीगल तरीके से हम बसाने की कोशिश कर रहे हैं ना, इलीगल तरीके से कितने लोग हैं जो आके बसे। रोहिंग्याज यहाँ पे आके बसे। मेजर अगर आप कश्मीर में देखोगे जहाँ पे ज्यादा जो है वो शोरगुल हो रहा है, तो कश्मीर में कितने बिहारी और कितने यूपी के और कितने लोग जो हैं वो, चाहे वो मदरसा खोलने के नाम पे होंगे या किसी और नाम के ऊपर होंगे, वो सारे के सारे वहां पे बैठे हुए हैं। लेकिन जो इलीगल तरीके से आके जम्मू कश्मीर में बसते हैं वो अपने साथ क्राइम लेके आते हैं, वो अपने साथ हेट्रेड लेके आते हैं, वो अपने साथ एंटी नेशनल फीलिंग्स लेके आते हैं, उसको बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं। जो लीगल तरीके से आएंगे वो ये काम नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर जो सस्पिशन क्रिएट किया जा रहा है, ये जो नया नोटिफिकेशन आई है, वो पॉलिटिकल फोर्सेस जो हमेशा से अलगाव करके जो है वो राजनीति करते रहे हैं जम्मू कश्मीर में, जिन्होंने कश्मीर को खासकर बाकी नेशनल मेन स्ट्रीम के साथ जुड़ने नहीं दिया, क्योंकि नेशनल मेन स्ट्रीम के साथ जुड़ने से उनका व्यू पॉइंट जो है वो ब्रॉड हो जाता, विकल्प बेटर हो जाए थे, तो कन्फाइंड करके रखा ताकि उनकी राजनीति चलती रहे। उन राजनीतिक पार्टियों के लिए ये खतरा जरूर है। शेर साहब, जैसे आपने कहा कि उन राजनीतिक पार्टियों के लिए खतरा है, आपसे ये भी समझना चाहूँगा कि जो ये ज़मीन के कानून आए हैं, जब आप इन ज़मीन के कानूनों को देखते हैं तो बड़ी तादाद में लोगों ने, जिनकी उम्रें, जो रिटायर हो चुके हैं, कोई आर्मी से रिटायर्ड हैं, कोई सरकारी मुलाजमत से रिटायर हैं, वो लोग लाइनों में लगे, उन्होंने क्या कहते हैं अपने डोमिसाइल बनाए, पूरे परिवार के डोमिसाइल बन रहे हैं, 12-12 लोगों के डोमिसाइल बन रहे हैं। ये वो लोग ये कहते हैं कि हमें ये लग रहा था कि ज़मीन लेने के लिए, ज़मीन बेचने के लिए, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, प्रॉपर्टी लेने के लिए डोमिसाइल हमारे काम आएगा, और कोई कदगन होगी कि भाई इतने साल अगर आप जम्मू कश्मीर का बाशिंदा रहेंगे उसके बाद ही जाकर आप यहाँ पर ज़मीन खरीद सकते हैं। तो ये तो बात निकली नहीं। यहाँ तो बिल्कुल आपने तमाम चीज़ें जो हैं वो पूरे देश के लिए आपने तमाम चीज़ें खोल दी। तो ये समझना चाहता हूँ कि डोमिसाइल को लेकर उस टाइम भी क्लैरिटी नहीं की गई कि ये डोमिसाइल आखिरकार और सिर्फ नौकरियों के लिए होगा, ज़मीन के लिए नहीं होगा। देखिए, डोमिसाइल के लिए डाउट किसी को भी नहीं था। ये लोग अगर अपने से जो है वो सोच रहे थे कोई चीज़, तो मैं उसमें कह नहीं सकता हूँ। लास्ट टाइम भी मेरा आपके साथ इंटरव्यू हुआ था, उसमें भी हमने क्लियर किया था ये कि डोमिसाइलरी का कंसेप्ट जो है वो सिर्फ जो है वो नौकरियों के लिए है और स्कॉलरशिप के लिए है। क्योंकि डोमिसाइल को लैंड्स के ऊपर अप्लाई नहीं करना था, तो डोमिसाइल की डेफिनेशन कहाँ पे डाली? डोमिसाइल की डेफिनेशन डाली है सर्विस लॉ में। वो इसीलिए डाली थी क्योंकि उसी टाइम पे क्लियर था कि डोमिसाइल का कंसेप्ट जो है वो लैंड लॉज पे नहीं आने वाला है, वरना डोमिसाइल जो है उसकी नोटिफिकेशन जो है वो लैंड लॉज के ऊपर भी निकलती। तो लैंड लॉज के बारे में जो नोटिफिकेशन आई है, यही एक आंसर हो सकता था कि जिससे जो है वो जम्मू कश्मीर का राष्ट्र की मेन धारा में, मेन स्ट्रीम में प्रॉपर तौर पे मिलन हो सके, आपस में मिक्सअप हो सके। इसके बगैर अगर कोई भी प्रावधान किया जाता तो मुझे लगता है कि वो जो जिस कंसेप्ट के साथ हम चले थे, मैं इसमें आइडियोलॉजिकल अभी बात नहीं करता हूं कि मेरी पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है, लेकिन जिस कंसेप्ट के साथ चले थे, जब 5 अगस्त 2019 को पार्लियामेंट ने फैसला किया, ये खाली भारतीय जनता पार्टी का तो फैसला नहीं था, उस पार्लियामेंट में नेशनल कॉन्फ्रेंस भी थी, उसमें पीडीपी भी थी राज्यसभा में, उसमें कांग्रेस भी थी, बाकी पार्टीज भी थी। जब फैसला आपकी ओपिनियन कुछ भी हो, लेकिन जब हाउस में फैसला होता है मेजॉरिटी से, तो वो फैसला हर किसी का होता है, वो एक पार्टी का नहीं होता या मेजॉरिटी का नहीं होता है। तो जब पार्लियामेंट ने ये फैसला किया था, तो उस टाइम पे भी अगर आप देखेंगे पार्लियामेंट्री डिबेट्स के हिसाब से भी, तो फैसला करने के पीछे जो है वो मंशा ही यही थी कि आपने सेपरेटिज्म को, मिलिटेंसी को डिफीट करना है, शांति की स्थापना करनी है जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर के लोगों को बेहतर डेवलपमेंट के एवेन्यूज देने हैं।
सेठ साहब, क्या आपको लगता है कि आप आम जम्मू के नागरिक को, आम कश्मीर के नागरिक को ये बात समझा पाएंगे कि पूरे देश भर में जो कानून लागू है उसी कानून को जम्मू कश्मीर में भी लागू किया गया है? क्योंकि लोग ये बात करते हैं कि जो हिमाचल का कानून है लैंड को लेकर, आपने उससे कमज़ोर कर दिया हमारे कानून को। जो असम का कानून है आपने उससे कमज़ोर कर दिया, जो नॉर्थ ईस्ट का है आपने उससे कमज़ोर कर दिया। क्या आपको लगता है कि आप आम आदमी को समझा पाएंगे? क्योंकि आम जम्मू का नागरिक अब ये पूछता है कि जो पार्टी हमें 4G नहीं दे सकी, जो पार्टी टोल प्लाजा नहीं हटा सकी, उस पार्टी से ये उम्मीद और ये तवक्का रखना कि डोमिसाइल को लेकर वो कोई, लैंड को लेकर वो कोई ऐसा कानून लाएं जो आसाम की तरह, हिमाचल की तरह या बाकी नॉर्थ ईस्ट की स्टेटों की तरह मजबूत हो और यहाँ के आम नागरिक को, यहाँ के आम नागरिक के ज़मीन को लैंड शार्क्स के हाथों में जाने से बचाए। देखिए, जो कानून जो है, जैसे हिमाचल का आप बात करते हैं, तो आज के दिन में जो प्रावधान जो है जम्मू कश्मीर के लिए रखा गया, ये हिमाचल से ज़्यादा स्ट्रांग है। आज जम्मू कश्मीर में एग्रीकल्चर लैंड जो है वो नॉन एग्रीकल्चरिस्ट नहीं खरीदेगा और एग्रीकल्चरिस्ट जो है वो जम्मू का खरीदेगा। नॉन एग्रीकल्चरिस्ट जो है वो जगह खरीद सकता है विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, जिसके पैरामीटर बड़े डिफिकल्ट से होंगे। तो हिमाचल से हम बेहतर और सख्त कानून लेके जम्मू कश्मीर में आए हैं। असम की, जैसे यहाँ बाकी आप जो नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो आर्टिकल 370 जो है वो अलग से प्रोविजन है, क्योंकि वो एक ट्राइबल 371 जो है वो, क्योंकि ट्राइबल बेल्ट है, ट्राइबल बेल्ट के लिए जो है वो अलग से कानून होते हैं, उनके अलग से प्रावधान होते हैं। तो वी कैन नॉट कम्पीट विद देम इन दैट सेंस कि जम्मू कश्मीर जो है वो ट्राइबल बेल्ट नहीं है जैसे नॉर्थ ईस्ट है। इसकी सिचुएशन जो है डिफरेंट है। आपको अपने साथ अगर कंपेयर करना है तो आपको अपने साथ लगती हुई रियासतों के साथ कंपेयर करिए, पंजाब के साथ करिए, हरियाणा के साथ करिए, हिमाचल के साथ करिए, राजस्थान के साथ करिए। तो जो प्रावधान वहां पे है वही प्रावधान तो आप पे भी लगेंगे। तो मुझे लगता है कि अगर आप देखें कि क्या इससे तरक्की के एवेन्यू खुलेंगे, हमें इस पे बात करनी चाहिए कि तरक्की के एवेन्यू खुलेंगे। तो अब आने वाले टाइम में जब बड़ी इंडस्ट्रीज जो हैं वो अपनी जगह यहाँ पे लैंड ओन कर सकेंगी, तो फिर उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पे इन्वेस्ट करके इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए। व्यापार जम्मू कश्मीर का बड़ा लिमिटेड सा, महदूद सा व्यापार है। अब आने वाले टाइम में जब इन्वेस्टमेंट आएगी तो बेहतर डेवलपमेंट के चांसेस हैं, यहाँ पे व्यापार भी बढ़ेगा। क्या रीजन है कि पंजाब, अगर आप पंजाब की, मैं चंडीगढ़ की बात नहीं करता हूँ, मैं बड़े शहरों की बात भी नहीं करूँ, अगर पठानकोट की भी बात करें, अगर आप डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर में जाते हैं तो डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर में कितनी बड़ी डेवलपमेंट जो है वो चल रही है, कितनी इन्वेस्टमेंट बाहर से आती है, कितनी बड़ी इंडस्ट्री लगी हुई है। अब अगर आप आगे जाएंगे अमृतसर में, जलंधर में, तो और भी ज्यादा है, क्योंकि वहां पे लोग मिक्सअप हो गए पूरे कंट्री के साथ और वहां पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए छूट है, बल्कि लोगों को इनवाइट किया जाता है कि आप इन्वेस्टमेंट करो, बेहतर उसमें पैकेजेस दिए जाते हैं। जम्मू कश्मीर में भी अगर इस तरह की सहूलियत होती, पहले से की होती, अगर जो कानून आज बना है, अगर ये कानून आज से 70 साल पहले ही बन चुका होता तो जम्मू कश्मीर रियासत में कंडीशन और हालात डिफरेंट होते। आज के दिन में 30% हम फाइनेंसेस जो है अपना रेवेन्यू जनरेट करते हैं, 70% जो है हम सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट्स के ऊपर बैठे हुए हैं। अगर ये जो नया सिस्टम आया है, अगर ये 2 साल तक चल गया, 1 साल या 2 साल तक अगर सब सोचिए कि चल गया और इसके नतीजे वैसे ही आए जैसे कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो 2 साल में हम इसको रिवर्स कर देंगे। 70% हम रेवेन्यू जो है विद इन स्टेट हम अपना जनरेट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। यहाँ पर आपको रोककर आपसे जानना चाहूँगा, जब हम स्टेट्स की बात करते हैं, आप पंजाब की बात करेंगे तो पंजाब से सटा हुआ जम्मू कश्मीर है, हिमाचल है, हरियाणा है, करीब में ही दिल्ली है और बॉर्डर्स भी बिल्कुल पोरस हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो रोड कनेक्टिविटी है उसका कोई मुकाबला जम्मू कश्मीर के साथ किया ही नहीं जा सकता। अब यहाँ पे जो इंडस्ट्री जम्मू संभाग में लगेगी, वो सारी की सारी इंडस्ट्री की कंजम्पशन जिस इलाके में होनी है उसमें एक बड़ा इलाका आपका डिस्टर्ब्ड है, कश्मीर। उसके बाद जो बाकी इलाके भी हैं उन इलाकों में भी रोड कनेक्टिविटी आपकी बहुत पुअर है, बहुत पुअर है। आप अगर पुंछ रजौरी की बात करें, आप उधमपुर के इंटीरियर एरियाज की बात करें, डोडा की आपकी रोड कनेक्टिविटी आज बहुत ख़राब है। और दूसरा, हालात इस तरह के हैं, इतने हिली एरिया हैं कि इन हिली एरियाओं में ये एंटिसिपेट करना कि डिमांड एकदम से जो है 4 गुना 5 गुना बढ़ जाएगी, वो मुझे लगता है ज़रा ज़्यादती करना होगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए किसी भी कारोबारी के लिए, बाहर के कारोबारी के लिए, आप उसको कन्विंस करने के लिए कि आइए आप जम्मू कश्मीर में इन्वेस्ट करिए, बेचेंगे कहाँ,
एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ चाइना, और जो हमारा रास्ता सेंट्रल एशिया के लिए था वो रास्ता पीओके से जाता था, वो अभी तक हमारे पास नहीं है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ज़रा प्रैक्टिकलिटी में मुझे बताइए कि इस लैंड लॉ से हम कैसे अट्रैक्ट करेंगे बाहर के बिजनेस हाउसेस। मैं बिल्कुल ठीक है, ये क्वेश्चन मैं चाहता था कि कोई पूछे, ताकि काफ़ी लोगों को इस बारे में जो है संशय रहती है। देखिए, आज के दिन में मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे बर्जर पेंट्स की फैक्ट्री है सांबा में। बर्जर पेंट की फैक्ट्री सांबा में जितना सामान वो बनाते हैं जम्मू में, उस सामान में मैक्सिमम सामान बनने के बाद जम्मू कश्मीर से बाहर जाता है बिकने के लिए। मैं रीजन भी बता दूंगा आपको। वो सामान बनता जम्मू कश्मीर में है, बिकने के लिए जो है वो वापस जाएगा, यूपी में भी बिकेगा, दिल्ली में भी बिकेगा, पंजाब और बाकी जगह भी जाता है। और रॉ मटेरियल बाहर से आएगा, बनेगा यहाँ पे, वापस जाएगा। क्यों? उसमें दो रीजंस है। लेबर यहाँ पे चीप है, नंबर 1। नंबर 2, जो सबसे बड़ी बात है, बिजली चीप है। अगर वही बर्जर की एक फैक्ट्री जो है, शायद उनकी आगरा में है, यूपी में है, लखनऊ में है या आगरा में है, उस पे बिजली जो उनको पड़ती है वो 4 गुना ज्यादा रेट पे पड़ती है जम्मू कश्मीर से। उनको जम्मू कश्मीर में फैक्ट्री लगाने से तकरीबन 2 गुना फायदा होता है यूपी की फैक्ट्री से। जो इंसेंटिव्स जम्मू कश्मीर में मिलते हैं इंडस्ट्री को, वो इंसेंटिव बाकी किसी स्टेट में नहीं मिलते हैं। खाली बिजली की बात नहीं है, बाकी भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करिए। जम्मू में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर है, चीप इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ की लेबर आपको चीप में मिल सकती है। और ये होते हुए आप अगर किसी भी इंडस्ट्रियल हाउस से बात करें तो यू विल कम टू नो कि इंडस्ट्रियल हाउसेज आर विलिंग, मोर देन विलिंग टू इन्वेस्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। ये जरूरी नहीं है कि उनका फिनिश्ड प्रोडक्ट जम्मू कश्मीर में ही बिके, ये जरूरी नहीं है। जम्मू कश्मीर में फिनिश्ड प्रोडक्ट होने के बाद फिनिश्ड प्रोडक्ट पूरे हिंदुस्तान में जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, इंडस्ट्रियल एरियाज जो हम क्रिएट कर रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल एस्टेट्स हैं और जो नई इंडस्ट्रियल एस्टेट क्रिएट हो रही हैं, जब जिसमें अब नई इंडस्ट्रीज लगनी हैं, ऑल दोज एरियाज विल बी वेल कनेक्टेड। उसमें रोड नेटवर्क अगर आप देखेंगे तो वो नेशनल हाईवे के आसपास होंगे या नेशनल हाईवे पे होंगे। तो ये कहना कि जो इंडस्ट्री जो है वो सांबा में लगी है या इंडस्ट्री जो है वो कठुआ में लगी है, उसकी रोड कनेक्टिविटी वैसी नहीं है, वैसी बात नहीं है। जो कठुआ में इंडस्ट्री लगी है या सांबा में इंडस्ट्री लगी है, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, मैं उस रोड वो फिनिश्ड होकर वापस जाएगा। दूसरी चीज ये मैं सेठ साहब कह रहा हूं कि प्रोडक्शन जहां हो रही है उसकी रोड कनेक्टिविटी बढ़िया है, कंजम्पशन जहां होनी है वहां की रोड कनेक्टिविटी। मैं आपको उसी का आंसर दे रहा हूं भाई साहब। प्रोडक्शन यहां पे हो रही है और उसकी कंजम्पशन, ये गलतफहमी है कि उसकी कंजम्पशन जो है विद इन जम्मू कश्मीर होगी। ऐसी बात नहीं है। जो यहां पे इंडस्ट्री लगेगी उसकी कंजम्पशन जम्मू कश्मीर में ही महदूद रहेगी, ऐसी बात नहीं है। वो कंजम्पशन के लिए पूरे हिंदुस्तान में प्रोडक्ट जाएगा, कम से कम नॉर्थ इंडिया में तो वो प्रोडक्ट जाएगा ही। तो जो प्रोडक्ट बाहर से भी आता है यहाँ पे कंज्यूम होने के लिए, यहाँ का प्रोडक्ट जो है जब बनेगा तो वो बाहर वापस भी जाएगा कंज्यूम होने के लिए। तो कुल मिला के सिचुएशन ऐसी है कि जिसमें विन विन पोजीशन जम्मू कश्मीर के लोगों की होगी। यहाँ पे नौकरियां बढ़ेंगी और सामान जो है वो सस्ता मिलेगा। देखिए, जैसे कोई बड़ी जो इंडस्ट्री में, फॉर एग्जांपल मारुति हो गई, महिंद्रा हो गई या टाटा की बड़ा यूनिट यहाँ पे लग जाता है। एक मारुति का यूनिट लगने से गुड़गांव की क्या जो है वो कायाकल्प हुई थी, आप लोग जानते हैं। मारुति उद्योग आने से पहले गुड़गांव की पोजीशन वैसी नहीं थी जैसी आज है। तो एक बड़ी बिग इंडस्ट्री आने से पोजीशन जो है वो बदल जाती है। तो आने वाले दिनों में आप अगर देखेंगे, चीप इलेक्ट्रिसिटी, कंपेरेबल, इफ यू हैव टू कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री, चीप लेबर, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर, ये होने के बाद यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है कि बड़ी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री यहाँ पे नहीं लगे या बाकी कोई बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे नहीं लगे। अगर वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे लगते हैं तो उससे लोकल इंडस्ट्री को फायदा होता है। अगर बड़ी कोई, सपोज में अब हम एग्जाम्पल के तौर पर बात कर रहे हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अगर बड़ी लगती है तो उस एक इंडस्ट्री को सस्टेन करने के लिए उसके साथ 200 इंडस्ट्री और लगानी पड़ती हैं। एक गाड़ी की बनाने की कारखाना जब लगता है तो उसके स्क्रूड बनाने के लिए अलग से कंपनी बनेगी, पेंट के लिए अलग से बनेगी, कोई रबड़ के लिए दूसरी बनेगी। जो सस्टेन्ड इंडस्ट्री होती है वो साथ में क्रिएट होती है। और एक इंडस्ट्री में अगर लेबर जो है वो 2000 बंदा लगता है तो ये 2000 नहीं है, उसके साथ जो बाकी इंडस्ट्री में है वो भी है। तो आने वाले दिनों में आपको ये भी देखना पड़ेगा, जो जैसे
इंडस्ट्रियल एस्टेट्स बन रही है, मैं गवर्नमेंट के बिहाफ पे तो नहीं कह सकता हूं, पार्टी के बिहाफ पे कह सकता हूं कि आने वाले दिनों में इसको सस्टेन करने के लिए इस प्रोसेस को, ठीक, कि जिसमें हम मैसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन चाहते हैं जम्मू कश्मीर में, उसमें नए इंसेंटिव्स जो है वो इंडस्ट्री को दिए जाएंगे। वो इंसेंटिव्स ऐसे होंगे जो बाकी पूरे हिंदुस्तान में इंडस्ट्री को नहीं मिलते हैं, इसलिए बॉम्बे से भी आके इंडस्ट्री यहाँ पे लगेगी और बाकी जगह से भी लगेगी। एक और चीज सेठ साहब इसमें है कि ठीक है बॉम्बे से इंडस्ट्री आए, लगनी चाहिए, लेकिन जो इंडिजिनस यहाँ के रहने वाले लोग हैं, आसाम में इंडिजिनस लोगों के लिए बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं और आसाम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इंडिजिनस लोग, इंडिजिनस कारोबारी, स्टील के हों, स्टील के कारोबारियों से हमारी बात हुई, वो ये कहते हैं यहाँ जितना इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा है जम्मू के स्टील के कारोबारी, कि जी उस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम में हमसे स्टील नहीं खरीदा जा रहा है, पंजाब से और बाहर की जगहों से स्टील लाया जा रहा है। नंबर एक। नंबर दो, लोकल इंडस्ट्री ये कहती है जी हम प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन यहां से अपना माल हिमाचल, पंजाब या देश के अन्य भागों में बेचने के लिए हमें बहुत सारे कंसेशंस चाहिए। वो कंसेशंस अगर हमें मिलेंगे तो यहां से माल बनाकर हम पूरे देश भर में बेच सकते हैं। क्या उन कंसेशंस को लेकर, पहली तो ये कि आपकी पार्टी की पॉलिसी क्या, और दूसरा क्या वो कंसेशंस मिलेंगे, और तीसरा जो इंडिजिनस आत्मनिर्भर भारत का यही सबसे बड़ा नारा है कि इंडिजिनस लोगों को आपने प्रमोट करना है। तो ये स्टील इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री जो लोकल है वो बेचारे परेशान है, उनसे माल सरकार उठा के राजी नहीं और सब बाहर से आ रहा है। तो इस चीज को लेकर आपका मत जानना। देखिए ऐसी बात नहीं है, लोकल इंडस्ट्री को प्रेफरेंस ऑलरेडी मिलती है। लोकल इंडस्ट्री मान लीजिए कहीं पे ऐसे इंस्टेंसेस हैं तो उसमें क्या किया जाए? मैं आपको दो चीजें बताता हूँ सर। लोकल इंडस्ट्री जो गवर्नमेंट को सप्लाई करती है अपने सामान या करना चाहती है, वो एक चीज है। लोकल इंडस्ट्री जो लोकल सप्लाई करना चाहती है लोकल मार्केट में, वो दूसरी सिचुएशन है। लोकल इंडस्ट्री जो सामान बना के अपना फिनिश प्रोडक्ट वापस जम्मू कश्मीर से बाहर भेजना चाहती है, तीन सिचुएशंस। जो जम्मू कश्मीर स्टेट के साथ सप्लाई करती है वो जो सामान जो है, उसमें सीमेंट आ गया, सरिया आ गया, उसमें ट्रांसफार्मर्स आ गए, बाकी चीजें भी हैं, तो उसमें उनको प्राइस प्रेफरेंस मिलती है। मतलब अगर लोकल इंडस्ट्री जो है वो 15% या 20% है, तो अगर बाहर का कोई आदमी आके अगर कोई एक चीज़ जो है वो 1 लाख रुपए में जम्मू कश्मीर में बेचता है गवर्नमेंट को, तो लोकल वाला जो है उससे 1,20,000 रुपये में अगर चीज़ मिलती है तो गवर्नमेंट खरीदती है, इसलिए उनको 20% का जो है फायदा है, ऑलरेडी है। ऐसी बात नहीं है कि इंसेंटिव्स नहीं है। अगर आप 20% फायदा लेने के बाद भी आप नहीं बेच सकते हो तो फिर आपको खुद देखना पड़ेगा कि कहाँ पे गलती हो रही है। इसी तरह लोकल इंडस्ट्री को सस्टेन करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से बड़े इंसेंटिव्स हैं, और अभी रिसेंटली जो है इंसेंटिव्स और भी काफ़ी ऐड हुए हैं, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंसेंटिव्स भी जो है वो ऐड हुए हैं। तो कुल मिला के इंडस्ट्री जो है, ये कहना कि इंडस्ट्री का ध्यान नहीं रखा गया, वैसी बात नहीं है। अब लोकल इंडस्ट्री की तरफ से डिमांड होती है जी हम फिनिश प्रोडक्ट को वापस जम्मू कश्मीर से लेके अगर जाना चाहते हैं तो हमारे को ट्रांसपोर्ट सब्सिडी दे दो, फ्राइट चार्जेस का फ्राइट दे दो, सब्सिडी दे दो या ट्रांसपोर्ट सब्सिडी दे दो। गवर्नमेंट इसके बारे में सोच सकती है, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, लेकिन ये कॉम्पिटिटिव मार्केट है। आप इस चीज को भी ध्यान में रखिए कि कॉम्पिटिटिव मार्केट का मतलब ही यही होता है, अगर पंजाब से इंडस्ट्री एक फिनिश्ड प्रोडक्ट करके आपकी स्टेट में आके बेच रही है और आप उस पर 20% प्राइस प्रेफरेंस लेने के बाद भी compete नहीं करते हो, तो आप जब अपना फिनिश प्रोडक्ट जाके वापस पंजाब में बेचते हो तो उनको तो प्राइस प्रेफरेंस भी नहीं होगी शायद, तो आप compete क्यों नहीं कर पाते हो? तो हमको इस चीज के बारे में आप कहते हो कि आप एंड स्टेट हो इसलिए आपको रॉ मटेरियल लाने में पैसे एक्स्ट्रा लगेंगे, इंसेंटिव्स आपके ज्यादा हैं, और प्रोडक्शन लाइन में आपका खर्चा कम है। पंजाब में जितना खर्चा है उससे जम्मू कश्मीर का कम है, लेकिन ऑल सेड एंड डन लोकल इंडस्ट्री को खड़ा जरूर रखना है। आप बाहर की इंडस्ट्री को लाके खड़ा कर दें और लोकल इंडस्ट्री हमारी सफर कर जाए, वैसी भी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। जो लोकल इंडस्ट्री ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, जो ऑनेस्ट इंडस्ट्री है, उसको सस्टेन करने के लिए गवर्नमेंट को अगर कोई एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स, एक्स्ट्रा बेनिफिट भी देने पड़ते हैं तो देने चाहिए। लेकिन जो इंडस्ट्री यहाँ पे जम्मू कश्मीर में आई और सिर्फ इसलिए लगी कि यहाँ से इंसेंटिव लिए जाए, डिजायर इंडस्ट्री चलाने की नहीं है,
सिर्फ पैकेजेस का बेनिफिट लेने के लिए सब्सिडी ले ली, पैकेजेस का बेनिफिट ले लिया और फिर भागे। तो उस तरह की इंडस्ट्री को एक डिफरेंट तरीके से देखने की जरूरत है। जो ऑनेस्ट आदमी है उसको बढ़ावा दिया जाएगा, लेकिन जो डिसऑनेस्ट है उसको प्रोटेक्शन नहीं देनी चाहिए। ये मेरी अपनी राय है। डिसऑनेस्टी को प्रोटेक्ट अगर आप करोगे तो लोकल इंडस्ट्री भी उससे खत्म हो जाएगी और जो इंडस्ट्रियल बेस है वो भी खत्म हो जाएगी। सेठ साहब, बिल्कुल आखिर में आपसे ही जानना चाहूँगा, प्रावधान जो है, कानूनी प्रावधान लैंड रेवेन्यू एक्ट के अंदर तरमीम की गई है। अमेंडमेंट में जो फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू हैं, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में उन्हें बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के चेयरमैन वो रहेंगे और उनके साथ 2 सेक्रेटरी होंगे जिन्हें सरकार अपॉइंट करेगी। और उसके बाद जब आप ताकतें देखते हैं एफसी फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू की, जो ताकतें लैंड रेवेन्यू एक्ट में दी गई हैं, आपसे ही जानना चाहूँगा कि जिस तरह जो हाल जम्मू कश्मीर की ज़मीनों का आज तक रेवेन्यू विभाग ने किया है, जिस तरीके से जबरी कब्जे हुए हैं, जो डाके लोगों की ज़मीनों के ऊपर पड़े हैं कि मालिक कोई है और ज़मीन के ऊपर काबिज कोई और बैठा है, क्या आपको लगता है कि फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू को इतनी ज़्यादा ताकतें एक कानून में देना सही बात है? और दूसरा कि एग्रीकल्चरिस्ट की, जैसे मैंने आपको कहा, डेफिनेशन वेग है, उसे और ज़्यादा क्लैरिटी के साथ क्या रूल्स इन कानूनों के अब नए बनेंगे या लैंड रेवेन्यू एक्ट जो है पुराने कानूनों के तहत ही चलेगा? क्योंकि अब एक्ट तो आपका उसमें अमेंडमेंट तो आ गई, अमेंडमेंट के बाद क्या कानून भी नए आएंगे या कानून पुराने ही रहेंगे? क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं जी कि अब क्या खसरा गिरदावरी होगी कि नहीं होगी, अब जो हमें कागजात बनाने पड़ते हैं ज़मीन की रजिस्ट्रेशन के लिए, क्या वो सब कागजात हमें अब भी बनाने हैं या अब कुछ बदलेगा? नहीं, 2 चीज़ें, आपके 2 क्वेश्चन है, दोनों का आंसर देने की कोशिश करता हूँ। पहले तो है कि एफसी रेवेन्यू को पावर्स जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा दे दी हैं, चीफ कंट्रोलिंग ऑफिसर हो गया। तो नया जो प्रावधान बना है उसमें किसी को तो आपको पावर देनी है ना, किसी को तो अथॉरिटी देनी है। अथॉरिटी हैज़ बीन गिवन एट द हाईएस्ट लेवल। अब हाईएस्ट लेवल पे भी करप्शन होने के चांसेस होते हैं, वो करप्शन होने के चांसेस तो किसी भी स्टेज पे हो सकते हैं। अगर आप इससे पहले के कानून की बात करें कि जिसमें करप्शन जो है वो ज़्यादा होती रही ज़मीनों वगैरह के मामले में, तो कानून में कमी उस टाइम पे भी कोई ज़्यादा नहीं थी। कानून उस टाइम पे भी सख्त थे, कानूनी प्रावधान जो है सख्त थे, उसके पेनल्टी और पनिशमेंट भी सख्त थी, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम थी। ठीक, वो इम्प्लीमेंटेशन जो है वो करप्शन से एक्चुएटेड थी। यहाँ पे एंटी करप्शन लॉज जो हैं वो इतने जो है वो सुचारू ढंग से उसको कभी चलाया नहीं गया। वो जानबूझ के उनको लूज रखा गया, लचर रखा गया, ताकि करप्शन जो है वो यहाँ पे घर कर सके। और एक करप्ट ऑफिसर की आप साइकोलॉजी को समझने की कोशिश कीजिए। जो करप्शन में इन्वॉल्व होता है वो अपने ऊपर देखता है। अगर उसके ऊपर बैठा हुआ करप्शन करने वाला है तो ही गेट्स इम्बोल्डन और वो भी वही काम करता है। सो करप्शन को अगर खत्म करना है तो यू हैव टू सेट द एग्जांपल फ्रॉम द टॉप, नॉट फ्रॉम द बॉटम। अगर आपका टॉप जो है वो ऑनेस्ट है और एफिशिएंटली काम कर रहा है तो दैट मैसेज गोज डाउन। लेकिन अगर आपका टॉप ही करप्ट होगा तो फिर नीचे जो है आप समझोगे कि उसमें करप्शन फ्री आप कुछ बना दोगे सिस्टम, वो नहीं होगा। जम्मू कश्मीर में पिछले 70 साल से तकरीबन, मैं उसमें सभी रजीम को कवर कर रहा हूं, मैं किसी को छोड़ नहीं रहा हूं। 70 साल से तकरीबन जो सक्सेसिव पॉलिटिकल रजीम इन गवर्नमेंट आए, उन रजीम को चलाने वाले जो है ज्यादातर मेजॉरिटी ऑफ देम, आई विल नॉट से 100%, बट मेजॉरिटी ऑफ देम वर इंडल्जिंग इनटू करप्शन। लेकिन आंसरेबिलिटी नहीं थी। जब ऊपर बैठा हुआ आदमी करप्शन करता है और उसकी आंसरेबिलिटी नहीं है तो नीचे जो है वही परकुलेट होती है। तो ये सिस्टम को ठीक अगर करना है तो यू हैव टू इंश्योर ए करप्शन फ्री टॉप हायरार्की विच देन परकुलेट्स टू द लोअर्स। अब उसमें जो है कुछ चेंजेस जो है मुझे लगता है कि अच्छी हो गई कि सेंट्रल प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट यहाँ पे अप्लाई कर गया, उसमें काफी प्रावधान जो है वो सख्त है। दूसरा ये जो इन्होंने प्रीमेच्योर रिटायरमेंट के लिए जो लॉ जो है वो चेंज किया, ये भी एक सख्त मैसेज है कि अब करप्शन जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसमें हो सकता है कि कुछ और भी आगे करने की जरूरत हो। करप्ट ऑफिसर्स को पनिश करने के लिए यू हैव मोर देन पनिशमेंट टू देम, यू हैव टू इंस्टिल द fear in them,
अगर वो फियर आप इंस्टिल नहीं कर पाओगे तो फिर करप्शन खत्म नहीं कर पाओगे। तो कुछ प्रावधान उसमें करने की जरूरत है, लेकिन ये करप्शन जो है अगर खत्म होती है तो ये सिस्टम जो है वो अच्छी तरह से काम करेगा। अगर एफसी रेवेन्यू जो है कभी लगता है कि वो अपनी पावर्स को ठीक एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो उनके ऊपर भी तो चेक है, ये प्रावधान उनके लिए भी है। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे इससे कोई ज्यादा प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए अगर ये इम्प्लीमेंटेशन ऑनेस्ट होती है। जिसमें मैंने आपसे पूछा कि कागजात को मैं दूसरा उसी का आंसर कर रहा हूँ। दूसरा ये है कि जो प्रावधान चेंज हुए हैं उससे कानून बाकी चेंज नहीं हुआ है, बाकी कानूनी प्रावधान अभी वही हैं, तो रूल्स वही अप्लाई करेंगे। रूल्स अभी जब तक वो चेंज नहीं होंगे वो अप्लाई करेंगे, क्योंकि वो रिपील नहीं हुए हैं। जैसे कुछ चीजें रिपील हुई, बिग लैंड स्टेट अबॉलिशन एक्ट जो है वो रिपील हो गया। हमारी जम्मू कश्मीर में पहले जो है वो प्रावधान ये था कि आप एक सीलिंग तक जो है जगह वो ओन कर सकते थे। 182 कनाल सीलिंग थी, उसके ऊपर आप नहीं जा सकते थे, वहां तक आप जगह ओन कर सकते थे। दैट लॉ हैज बीन रिपील्ड नाउ, सो नाउ होल्डिंग में प्रॉब्लम नहीं है। लैंड होल्डिंग जो है वो उससे ज्यादा भी हो सकती है, वो जरूरत भी है कि इंडस्ट्रियल हाउसेज ने आना है, बाकी ने आना है, तो जगह ज्यादा करनी पड़ेगी। जम्मू कश्मीर पहाड़ी इलाका है, ज्यादा जगह हमारे पास नहीं है, वो जगह कैसे क्रिएट करनी है ये गवर्नमेंट के लिए एक अलग से जो है चैलेंज होगा, वो उसमें आने वाले टाइम पे जो है उस पर काम होगा। कुछ चीजें और भी जैसे डेवलपमेंट एक्ट में जो है वो चेंज आई, जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का प्रोविजन हुआ, रियल एस्टेट के यहाँ पे आने के विकल्प खुले, तो इसलिए, और जैसे आर्मी की जो फायरिंग रेंज और बाकी जो है उसके लिए स्पेशल प्रोविजन बने। मुझे लगता है कुल मिला के एक जिस पटरी पे जम्मू कश्मीर को आना चाहिए था उस पटरी पे अब ये गाड़ी आ गई है। अब ये पटरी जो है आगे स्मूथ चलती रहेगी और गाड़ी चलती रहेगी, मुझे यही लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सीनियर एडवोकेट सुनील सेठी। आपने सुन लिया कि जम्मू कश्मीर में लैंड एक्ट को लेकर इनका क्या कहना है।